नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु क्या है। तो अगर बात की जाए अजंता पेंटिंग की विषय वस्तु की तो बुद्धिज्म ऑप्शन बी यहाँ से बौद्ध मत बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अजंता जो पेंटिंग थी इसकी जो विषय वस्तु थी वो बौद्ध मत थी, बुद्धिज्म थी, इस बात को आपने याद रख। देखिए अगर अजंता की गुफाओं की बात की जाए, जो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की जो पेंटिंग है ये अजंता की गुफाओं में है और ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। बहुत बार ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस राज्य में भारत के स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में कहाँ पर है? औरंगाबाद में। इस बात को आपने याद रखना, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। इस बात को, औरंगाबाद के एक अजंता गाँव है, उस गाँव में स्थित है, तो औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो अजंता की जो पेंटिंग है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस नदी के किनारे है। तो याद रखना है भादोरा नदी है, इस नदी के किनारे है। और यूनेस्को में अजंता की गुफाओं को कब डाला गया था? तो 1983 में अजंता की जो ये गुफाएं हैं इनको, या अजंता की जो पेंटिंग है इनको 1983 में यूनेस्को साइट्स में शामिल किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर इनकी बात की जाए ये कुल गुफाएं कितनी हैं, तो ये कुल गुफाएं जो है वो 29 गुफाएं हैं। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अजंता की गुफाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है। तो 29 गुफाएं टोटल इसकी गुफाओं की संख्या है। और अगर बात की जाए इन अजंता की गुफाओं की, इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वाकाटक सम्राट। तो वाकाटक सम्राट के द्वारा, एक वाकाटक वंश के सम्राट थे हरिसेन, इनके शासन के दौरान जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अजंता की जो गुफाएं हैं या अजंता की जो पेंटिंग है इनका निर्माण करवाया गया। और इनकी जो खोज है, अजंता की जो गुफाओं की जो खोज होती है वो 1819 में की जाती है। किसके द्वारा? जॉन स्मिथ। तो जॉन स्मिथ साहब के द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की जाती है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एचपी टेट जून की या किसी भी टेट परीक्षा की जो जून में होना है, तो हमारे बैचेज उसके लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। हमारे बैचेज 25 जनवरी और 1 फरवरी के बीच में शुरू हो रहे हैं। इस बीच हमारी एडमिशनें शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7876145409। आप जल्दी से जल्दी इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर ले। और इस नंबर पे जो हमारी क्लासेस रहती है, हमारी क्लासेस में जो फीस रहने वाले हमारी बैचेज की, चाहे वो कोई भी बैच है, उसमें फ़ीस जो है मात्र वो 499 रुपये रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे बैच से जो है वो कांटेक्ट कर ले। देखिए अजंता की गुफाएं के साथ एलोरा की गुफाएं भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो अगर एलोरा की गुफाओं की बात करें तो एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को में कब डाला? तो एलोरा की गुफाओं को भी 1983 में ही यूनेस्को में डाला जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में ही है। औरंगाबाद ज़िले से 29 किलोमीटर दूर है, इस बात को आपने याद रखना है। और इन जो एलोरा की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अगर बात की जाए सूर्य मंदिर की, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सूर्य मंदिर की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में स्थित है। अगर मैं सूर्य मंदिर की बात करता हूँ, इस मंदिर को भारत का ब्लैक पैगोडा, बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मंदिर का जो निर्माण है, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर का निर्माण है वो किस शताब्दी में करवाया गया था? तो इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक गंग वंश है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। तो याद रखना नरसिंह देव प्रथम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। लिखना थोड़ा ऐसे टफ हो सकता है लेकिन आपने याद रखना है कि गंग वंश के राजकुमार नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसको भारत का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। कौन सी शताब्दी में? तो याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में जो है वो ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए भारत का तो ये कोणार्क वाला बहुत फेमस है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो फेमस सूर्य मंदिर कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सूर्य मंदिर जो है वो नीरथ में है। और नीरथ कहाँ पड़ता है? रामपुर। तो याद रखना हिमाचल का जो ब्लैक पैगोडा है वो नीरथ वाले सूर्य मंदिर जो कि रामपुर में स्थित है, इसको कहा जाता है। देखिए अगर मैं कोणार्क के सूर्य मंदिर पे वापस आता हूँ और यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यह मंदिर जो है वो एक रथ के आकार का है। और जिस रथ में जो है वो 12 पहिए दिखाई गए हैं, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया गया, हर एक चीज़ आपको बता दी गई है। खजुराहो ऑप्शन में दिया है, इसकी भी बात कर लेते हैं।
खजुराहो के स्मारक आपने बहुत बार सुने होंगे। खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल राजाओं के द्वारा, चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। और ये जो मंदिर है वो नागर शैली, किस शैली में बनाए गए हैं? नागर शैली में इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। जो खजुराहो के जो मंदिर है ये जैन और हिंदू दोनों धर्मों के यहाँ पर मंदिर है, इस बात को आपने याद रखना है। दोनों को समर्पित है, इस बात को याद रखें। और खजुराहो के जो ये स्मारक है इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इनको जो है वो 1986 में यूनेस्को में शामिल किया जाता है। और वर्तमान में यूनेस्को में टेट परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितनी साइट हो गई है भारत में? तो भारत में वर्तमान में यूनेस्को में अब 43 साइट हो गई है। और मोइदम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन ले, लिख ले अपने कॉपियों में, जो टेट की तैयारी कर रहा है या कमीशन की किसी भी एग्जाम की। मोइदम जो है वो भारत की 43वीं यूनेस्को साइट बनी है, इस बात को आपने याद रखना है। और ये खजुराहो के जो स्मारक है इनकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा इनको बनवाया गया था? तो इनको चंदेल शासकों के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किन शासकों के द्वारा इनको बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा इनको बनवाया जाता है। और जो चंदेल वंश है इसकी जो स्थापना है वो ननुक नामक राजा के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अपना जीवन वृत्त लिखा था, जिसने द दिल्ली सुल्तान हु रोट द मेमोइर्स, तो अपना जीवन वृत्त जो खुद लिखा था तो उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। देखिए ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश के तीसरे शासक थे, इस बात को आपने याद रखना है। और इनका जो अगर शासनकाल की बात करता हूँ, जितना मुझे याद है एक बार आपने भी देख लेना है, 1351 से 1388 तक इनका शासनकाल था, इस बात को आपने याद रखना है। और फिरोज शाह तुगलक की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो इस तुगलक वंश की जो स्थापना है, जिससे फिरोज शाह तुगलक भी आते थे, ये तो तीसरे राजा थे, लेकिन अगर तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें, ये दिल्ली के सिंहासन पर 8 सितंबर, अगर मैं एग्जैक्ट बात करता हूँ तो 8 सितंबर 1320 को ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, इस बात को आपने याद रखना। इसे गाजी तुगलक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे गाजी तुगलक या तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये दिल्ली के जो ग्यासुद्दीन तुगलक थे, ये दिल्ली के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद गाजी मलिक ने ही 1321 में एक शहर की स्थापना की थी, और जो जिस शहर की स्थापना की गई थी उस शहर का नाम था तुगलकाबाद। तो जो ये गाजी तुगलक था, जिसने ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसने गाजी तुगलक या तुगलक गाजी की जो उपाधि अपने लिए ली थी, इनके द्वारा ही 1321 में तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की जाती है, और बाद में इसे तुगलकाबाद किले के नाम से भी जाना जाता था। उसी प्रकार ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी दिया है। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश के दूसरे व सबसे शक्तिशाली शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी ने तो खिलजी वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो दूसरे शासक थे, दूसरे सबसे शक्तिशाली शासक थे खिलजी वंश के, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, इनका शासनकाल भी बहुत ही ज़्यादा कोई लंबा नहीं था, लेकिन 1296 से 1316 तक इनका शासनकाल था। ये खिलजी वंश के एक सुल्तान थे, दूसरे नंबर के। इनका जो बचपन का नाम है वो बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप भी टेट परीक्षाओं के लिए इस नाम को जरूर याद रखें। तो इनका बचपन का नाम था अली गुरशास्प। क्या नाम था? अली गुरशास्प जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मलिक काफूर, भाई मलिक काफूर किस दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उनके क्या थे? सेनापति थे। तो मलिक काफूर जो सेनापति था वो अलाउद्दीन खिलजी का था, और मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार, कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन में बलबन भी दिया है, बलबन के बारे में भी बात कर लेते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बाहुद्दीन, ये क्वेश्चन अब आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छे लेवल की अब टेट परीक्षा भी हो रही है। बाहुद्दीन के नाम से बलबन को जाना जाता था। बलबन का ने एक उपाधि धारण की थी, और उस उपाधि का नाम था जिल ए इलाही। जी हाँ, इस उपाधि को आपने याद रखना है कि जिल ए इलाही की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो जिल ए इलाही की जो उपाधि है वो बलबन के द्वारा धारण की गई थी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी?
तो रक्त और लोह की जो नीति है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, तो रक्त और लोह की नीति बलबन के द्वारा चलाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी बातें परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप रियली में अपने टेट एग्जाम को पास करना चाहते हो, यहाँ पर इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे, चाहे वो फिरोज तुगलक के बारे में, बलबन के बारे में, भाई इल्तुतमिश भी यहाँ पर दिया है। इल्तुतमिश जो है इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यही शासन करने आए थे दिल्ली। इनके कार्यकाल के दौरान, इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान ही जो है वो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से पूरा हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इनके द्वारा 2 सिक्के, टंका और जितल, ये दोनों चलाए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। जी अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कि भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था। अगर बात की जाए भक्ति आंदोलन की, तो भक्ति आंदोलन को अलवर संत के द्वारा शुरू किया गया था। किस शताब्दी में किया गया था, तो 6ठी शताब्दी में अलवर संत के द्वारा भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो है, जो अगर मैं भक्ति आंदोलन की बात करता हूँ, अलवर संतों के द्वारा जो है इसको भक्ति आंदोलन को शुरू किया गया था। लेकिन इसको दक्षिण से उत्तर जो लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, तो इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत जो लाया गया था वो रामानंद जो है ये भक्ति आंदोलन को लेके आए थे। इस बात को आपने याद रखना है। देखो अगर रामानंद की बात करें, रामानंद के जो गुरु का नाम था वो क्या था, बहुत बार ये सीधा क्वेश्चन आता है। तो रामानंद के गुरु का नाम था रामानुज। क्या नाम था, रामानुज। और रामानंद के जो शिष्य थे वो थे कबीर। सीधा क्वेश्चन आता है, कबीर के गुरु रामानंद और रामानंद के गुरु रामानुज। आपको ये आगे से आगे मिलाना आना चाहिए कि जो भैया आपके रामानंद थे, भाई रामानंद के द्वारा भक्ति आंदोलन को कहाँ लाया गया था, उत्तर में लाया गया था। इनके गुरु का नाम क्या था, रामानुज था। अब जो इनके शिष्य थे उनका नाम क्या था, कबीर। तो कबीर के गुरु रामानंद और रामानंद के गुरु रामानुज। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं रामानंद की बात करता हूँ, कबीर की बात करता हूँ, कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। वही रामानंद जिनके द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाया गया था। कबीर की माता का नाम नीमा था और पिता का नाम जो है नीरू था। तो याद रखना, नीमा नीरू नामक के माता पिता थे इनके। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हमने भक्ति आंदोलन से कुछ सीखा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान के किसके नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौजों से लड़ते हुए मारे गए थे। अगर टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करता हूँ तो इनके द्वारा जो है वो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा जाता है इनके द्वारा 1799 में लड़ा जाता है। इस बात को आपने याद रखना। और इसी युद्ध में ये मारे जाता है। लेकिन ये युद्ध किसके साथ लड़ा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये युद्ध जो लड़ा गया था वो लॉर्ड बेलजेली के साथ लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, एक बार बता चुका हूँ, 1799 में इस युद्ध को लड़ा गया था। और ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 तक लड़ा गया था। 1766 से 1769 के बीच में लड़ा गया। टेट परीक्षाओं देने जा रहे हो वहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया। और तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था वो 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो टीपू सुल्तान जी मारे गए थे। अगर मैं टीपू सुल्तान की बात करता हूँ, इनके द्वारा ये चारों आंग्ल मैसूर युद्ध आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए टीपू सुल्तान की अगर मैं बात कर, इनके द्वारा जो है वो स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, श्रीरंगपट्टनम। ये भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वो मैसूर के किस शासक ने लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। 1790 के आसपास की ये बात है, 1792 के आसपास की बात है। और इनका जो असली नाम था टीपू सुल्तान का वो सुल्तान फ़तेह अली साहब था। ये भी आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान का असली नाम, भाई टेट परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ पूछे जाएंगे, सुल्तान फ़तेह अली साहब। तो सुल्तान फ़तेह अली साहब टीपू सुल्तान का नया नाम था। और ये अपने आप को शेर ए मैसूर के नाम से, याद रखना भैया, शेर ए मैसूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट कि शेर ए मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेर ए मैसूर के नाम से भी टीपू सुल्तान को ही जाना जाता था। इस बात को आपने याद रखना। इनके पिता का जो नाम था टीपू सुल्तान के वो था हैदर अली। हैदर अली इनके पिता का नाम था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, लॉर्ड डलहौजी दिया है। अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करें, लॉर्ड डलहौजी जो है वो भारत के सबसे युवा जनरल था। इस बात को आपने याद रखना। इसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति,
याद रखना, सीधा क्वेश्चन आता है कि हड़प की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। तो हड़प की जो नीति है वो किसके द्वारा चलाई गई थी, तो हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। और इसी नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स नीति, इसी नीति के तहत 1856 में इसने अवध को हड़प लिया था, अवध को जो अपने कब्जे में ले लिया था। झांसी पे भी एलिगेशन लगा रहा था कि झांसी के पास भी संतान नहीं है और इसने बहुत सारे राजाओं की संतान को मारने की भी कोशिश करवाई थी। उस दौरान की इतिहास की खबरें हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि 1856 में इसके द्वारा अवध को भी हड़प लिया था। तो ब्रिटिश अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा भारतीयों को जो है वो क्या किया था, सताया था, और बाद में जो है वो भारतीय आज़ाद भी हुए थे। इस बात को आपने याद रखना। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दिया है। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, इनके द्वारा भारत में जो है वो क्या किया गया था, तो अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में जो है वो स्थायी बंदोबस्त, भाई जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1793 में इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था, 1793 में इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इनको ना, जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इनको अखिल भारतीय सेवाओं का जनक, ये क्वेश्चन भी टेट में आ सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए पहली रेलवे लाइन किस वर्ष चालू हुई थी, तो अगर पहली रेलवे लाइन की बात करते हैं तो ये 1853 ईस्वी में चालू हुई थी। और ये रेलवे लाइन जो चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे, याद रखना है, मुंबई से ठाणे ये चलाई गई थी। इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। भाई कब चली थी, तो एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 16 अप्रैल को चली थी। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर का सफ़र ये टोटल तय करती है। कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक ये चलती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और ये किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चलती है, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे लाइन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुई, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी आएगा। या भारतीय डाक प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय डाक प्रणाली का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फादर ऑफ पीडब्ल्यूडी, तो भारत में पीडब्ल्यूडी के जनक भी कौन है, तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ही है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। और इनका जो असली नाम था लॉर्ड डलहौजी का, वो था जेम्स एंड्रयू रामसे। क्या नाम था, जेम्स एंड्रयू रामसे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।